आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार चैप्टर नंबर 10 लुसेंट से। तो आप लोग को पता है जैसा कि डेली लुसेंट सीरीज हम चला रहे हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवाए हैं, वो मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों को देखना है इंडियन ज्योग्राफी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लुसेंट से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। इंडियन पॉलिटी में भी 9 चैप्टर तक मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप लोग को इससे पहले 9 वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह से डेली लुसेंट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। जुड़िए, लुसेंट पढ़िए और लुसेंट पे कमांड कीजिए। इसी तरह से क्योंकि अभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन लुसेंट से ही पूछा जा रहा है। 60% आपको कोई क्वेश्चन लुसेंट से देखने को मिल रहा है वनडे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। तो लुसेंट पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, और ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। यह मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है भाग 3 को जो है भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, किसको कहा जाता है। तो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा जो कौन सा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब प्रयोग हुआ था कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था इसका। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग राज्य शब्द का उपयोग जो है व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है। राज्य शब्द को परिभाषित कौन करता है, तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, पहला भारत सरकार, दूसरा भारत की संसद, और तीसरा प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, तथा चौथा जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार इसमें शामिल है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अनुच्छेद 13 जो है इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 13 कह रहा है कि इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। कह रहा है कि अनुच्छेद 13 में इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में कह रहा है कि इसके माध्यम से संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन जो इसमें शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी कि अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जब लागू होता है तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जितने भी अन्य मौलिक अधिकार है उसको स्थगित किया जा सकता है। अगर आर्टिकल पूछेगा तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, तो स्थगित किया जा सकता है। ये लागू रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 याद रखिएगा इसको।
उसके बाद है ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। ये असीमित नहीं है लेकिन ये वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। ये असीमित नहीं है लेकिन ये क्या है, वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय बाद में अदालत करेगी। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय, देखिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय 32 के तहत जा सकता है। ये देखिए ये वाला बहुत बार पूछा है कि बताइए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जो जाएगा वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय जाएगा। और वहीं पे पूछेगा तो बताइए उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत जाएगा, तो आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। याद रखिए फिर से कि मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जाएगा तो आर्टिकल 226 एवं उच्चतम न्यायालय जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि उच्चतम न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय भी डायरेक्ट जा सकता है। आगे देखिए आगे क्या है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19 के 1F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 आता है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया कि अनुच्छेद 31 व 19 के 1F को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत अब क्या हो गया, ये तो कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 के क के अंतर्गत। आगे देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसमें कि अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों को प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। देखिए इसमें भी क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग कब और किस अधिवेशन में की थी। ये 1900 याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन और अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। इतना याद रखिएगा कि मूल अधिकारों की मांग कौन से अधिवेशन में, तो 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। और मूल अधिकारों का प्रारूप जो है किसने बनाया था, तो मूल अधिकारों का प्रारूप जो है आपको जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मौलिक अधिकार देख लेते हैं। 6 को जो मौलिक अधिकार है उसको पढ़ते हैं। देखिए पहला है समता या समानता का अधिकार। ये भी पूछ देता है कभी कभी, बताइए कौन कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 आ जाता है आपको समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है आर्टिकल 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24, ये हो जाएगा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। फिर से एक बार देख लीजिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। पहला वही है समता या समानता का अधिकार को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है। देखिए पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से कहाँ तक था, 18 तक था। तो देखिए समता या समानता का अधिकार पहला, तो इसमें क्या कर रहा है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, समता या समानता का अधिकार, सबसे पहले याद रखिएगा अनुच्छेद 14 आता है टोटल। ये देखिए कि समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 आता है। तो इसमें 14 देखिए, अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता है। जिसका अर्थ यह है विधि के समक्ष समता का कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। और यह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तब देखिए क्या कर रहा है अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। यह कह रहा है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अगला आता है अनुच्छेद 15। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। याद रखिएगा ये आपको बिहार एसआई 1275 में पूछा गया है। 1275 एसआई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, ये भी आपको बता दे रहे हैं। अवसर की समानता मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए लुसेंट से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, ये आपको बिहार दरोगा इस बार 1275 में पूछा गया है। पूछा था कि अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसको। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, ये सब अपवाद में है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 17। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि आर्टिकल 17 बताइए, या ये से पूछा था अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ये भी आपको पूछा गया था बीपीएससी में, बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 17 में कह रहा है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें कह रहा है कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 कह रहा है कि सेना या विधा संबंधी सम्मान जो भी होगा, सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नोट में है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 18 में क्या कर रहा है, उपाधियों का अंत। इसमें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार, ये जो है आपको आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पहला है अनुच्छेद 19। इसमें है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ कितने हैं, तो अब 6 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 के एफ संपत्ति का अधिकार,
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसको हटा के 300 के क में रखा गया है। अब उसे कानूनी अधिकार कहा जाता है संपत्ति का अधिकार को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जो है 6 तरह की, इसमें क्या है, ये देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इसमें पहला है कि अनुच्छेद 19 के ए, पहला है कि अनुच्छेद 19 के ए में क्या कह रहा है, इसमें है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता 19 के ए में है। दूसरा है 19 के बी में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 19 के बी में। तीसरा है अनुच्छेद 19 का सी, इसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में क्या होगा, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 के डी में क्या होगा, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के डी में। और पांचवा है अनुच्छेद 19 का ई, इसमें है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। फिर आता है अनुच्छेद 19 के जी, जिसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। और 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार यही है। अनुच्छेद 19 के ए, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा अनुच्छेद 19 के बी, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप एकत्रित हो सकते हैं और शांतिपूर्ण स्वतंत्रता करने की, मतलब शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने के लिए आप स्वतंत्र है। फिर है अनुच्छेद 19 के सी, इसमें क्या है कि आप संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपके पास है। फिर है अनुच्छेद 19 के डी, इसमें है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर आता है अनुच्छेद 19 के ई, इसमें है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं आप। फिर है अनुच्छेद 19 के जी, इसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट में है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में ही है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 के ए में ही है, प्रेस की स्वतंत्रता, इसको ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 20। तो देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए क्या कह रहा है कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा कह रहा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पूछेगा कि बताइए कौन से आर्टिकल में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो अनुच्छेद 20 बोलिएगा। और इसमें क्या है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार आप सजा दे सकते हैं। दूसरा है कि अपराध करने वक्त के समय जो कानून उस समय लागू होगा, आप वही कानून, आप वही उसी कानून के तहत उसको सजा मिलेगा, ना कि बाद में जो कानून बनता है उसके तहत। तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। यही है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आगे है अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पूछता है कभी कभी कि बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। पूछता है ना कभी कभी कि बताइए निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। अनुच्छेद 21 है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 इसमें है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और निजता का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। नोट में कुछ दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं उसको। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है
कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वह अक्टूबर 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें जो है उसका भोपाल, पूना, कोलकाता, चेन्नई में है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। तो देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब अनुच्छेद 21 के क, तो देखिए अनुच्छेद 21 के क में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002 के तहत कह रहा है अनुच्छेद 21 में कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य जो है विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 के क में कह रहा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 22 कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताइए। दूसरा, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आगे है देखिए निवारक निरोध, सुने होंगे आप लोग और पढ़े भी होंगे। देखिए निवारक निरोध कानून क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला होता है, उसके पूर्व ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं होता है, वरन उसे अपराध करने से रोकना होता है। इसमें दंड देने का प्रावधान नहीं है, बल्कि उसे क्या है कि अपराध करने से उसको रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब पहला है कि सरकार को ऐसे व्यक्ति को लेकर केवल 3 महीने तक ही अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। पहला है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना हो तो इसके लिए उसे क्या करना होता है कि सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। नहीं तो आप 3 महीना से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते हैं। अगर 3 महीने से अधिक आप रखिएगा, निरुद्ध करते हैं, तो इसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र जो है अवसर दिया जाना चाहिए। अब है निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां क्या सब है वो पढ़ते हैं। तो पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये क्या है तो इसको चलिए पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था।
भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था। इसे क्या था कि 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका क्या हुआ? जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को क्या हो गया? समाप्त हो गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950 को समाप्त कर दिया गया। कब? तो 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसमें क्या था कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके क्या था? प्रतिकूल था, और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि जो थी तो वो 1 वर्ष थी। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि कितने वर्ष थी? 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 वर्ष कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चौथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जो है तो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में क्या हो जाएगा? लागू किया जाएगा। पांचवा है आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, टाडा जिसे कहा गया है। बहुत हार्ड, देखिए इसको पढ़िए ठीक से कि टाडा जो है निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। टाडा का जो कानून था वो सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे क्या कर दिया गया? इसे भी टाडा को भी समाप्त कर दिया गया। कब? तो 23 मई 1995 ईस्वी को टाडा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है छठा पोटो। पोटो क्या था? तो इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। तो इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो जो है पोटो टाडा का ही एक क्या है? रूप है। पोटो जो है आपको टाडा का ही क्या था? टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। पोटो से जो है पोटो इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। और पोटा के अंतर्गत जो था, पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। और पोटो जो है 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया और 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 23 में हो जाएगा। एक सेकेंड, आर्टिकल 23 में देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है कि बालात श्रम कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम क्या है? निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार क्या है? तो दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। इसमें कह रहा है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जो है को कारखाने या खान अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोगों को यही कहता है कि बालकों की नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। अब चौथा है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 25 में है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आता है अनुच्छेद 25 में। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 जो है उसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने व स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के तहत कह रहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। इसमें कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, तो अब आगे देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य जो है विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी भी विद्यार्थी को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब आगे आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आगे है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है? इसमें देखिए अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 29 में कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 29। आगे नोट में देखिए क्या है कि वर्तमान में 6 समुदाय है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? तो 6 समुदाय है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बुद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 30 में क्या है देखिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। क्या है? अनुच्छेद 30 कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। अनुच्छेद 30 में कह रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 32 में आता है, याद रखिएगा। इस क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, ऐसे अगर पूछेगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पूछे जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो आर्टिकल 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 32 क्या है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी कि रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के रीट निकालने की शक्ति दी गई है? 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो चलिए क्या पढ़ते हैं, क्या सब है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख और चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख हो जाएगा। चलिए आगे पहला पढ़ लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है देख लीजिए।
इसे लैटिन भाषा के से लिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपके पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, ठीक है। और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब अगला देखिए क्या है, दूसरा है परमादेश। अब परमादेश में क्या होता है पढ़ते हैं, देखिए परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। किसमें, तो परमादेश में। आगे है प्रतिषेध लेख। इसमें क्या कहा गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध लेख मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह जो है यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के क्या है, बाहर है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रतिषेध लेख होता है। फिर से सुनिए, प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना और यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करने हेतु आदेश किया जाता है कि आप इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यहाँ मामला जो है यह मामला जो है आपके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। अब चौथा है उत्प्रेषण। तो देखिए उत्प्रेषण में क्या पढ़ते हैं, तो उत्प्रेषण, यहाँ देखिए उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। इसलिए उत्प्रेषण यही चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्प्रेषण का प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। पांचवा आता है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। यही है अधिकार परीक्षा लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो अधिकार परीक्षा लेख। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। तो इसको ध्यान से पढ़िए, दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। तो इसको पढ़ते हैं। पहला है कि क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना। क्षमा क्या होता है, पूर्णतः माफ कर देना, और इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। इसका पूर्णतः मतलब क्या होता है, तो इसका तकनीकी मतलब होता है कि अपराध कभी हुआ नहीं है। दूसरा क्या है, लघुकरण। अब लघुकरण क्या होता है, सजा की प्रकृति को बदल देता है। ये सजा की प्रकृति को क्या करता है, बदल देता है, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देता है, यही होता है लघुकरण। तीसरा है परिहार। अब देखिए परिहार क्या कहता है कि सजा की अवधि की बदलना, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास को 1 वर्ष में कठोर कारावास में बदल देना, यही होता है परिहार। उसके बाद आता है विराम। विराम में होता है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण क्या होता है, सजा को कम कर देते हैं, यही होता है विराम। उसके बाद आता है प्रविलंबन। तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, ये क्या होता है, तो ये प्रविलंबन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज।
1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। याद रखिएगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी में यह निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को क्या किया गया था, शामिल किया गया था इसमें। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद ये भी 1967 ईस्वी में निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है 24वें संविधान संशोधन 1971। 24वें संविधान संशोधन 1971 आता है। इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निश्चित किया गया या निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में जो दी गई प्रक्रिया है उसके द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ये बहुत बार पूछता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद पांचवा आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। फिर आता है छठा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसमें निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये हो गया आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए एग्जाम में बनता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ये हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अनुच्छेद 15 कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 में है। फिर है अनुच्छेद 16। इसमें कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो कि बिहार दरोगा में इस बार 1275 में पूछा गया है। ठीक है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। फिर है अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन का निर्वाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 19 में। फिर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 में है। फिर आता है अनुच्छेद 30। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। फिर है नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। देखिए ये भी पूछता है शत्रु देश को छोड़कर, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या दिया है पढ़ लेते हैं, जो कि नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है। इसमें क्या दिया हुआ है तो वो पढ़ते हैं। देखिए दिया है, पहला है अनुच्छेद 14। एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 जो कि क्या है विदेशियों को भी प्राप्त है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 दूसरा है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीसरा है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। फिर है चौथा अनुच्छेद 21 के क, इसमें कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ये लास्ट ही है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 दिया है कि कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। फिर आता है अनुच्छेद 23 बालाश्रम, याद रखिएगा पूछता है क्वेश्चन, बालाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, यह आता है आर्टिकल 23 में। फिर आता है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 24। फिर आता है अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। फिर अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 27 में क्या कहता है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, अनुच्छेद 27। फिर लास्ट है अनुच्छेद 28, इसमें कहा गया कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आज ये चैप्टर नंबर 10 मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 11 में हम लोग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।